आज हम बात करेंगे बड़े ही अमेजिंग फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जिसको हाइपरलूप नाम दिया गया है, जो एक फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इसकी बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया इस टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं अब लीड कर रहा है और भारत एक नए ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। हाइपरलूप जो एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट था, अब ग्राउंड रियलिटी बन रहा है और ये ग्राउंड रियलिटी भी इंडिया में बनता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में हाइपरलूप के फ्यूचर को लेकर। इंडिया में हाइपरलूप को समझने के लिए मैंने छोटे 6 पॉइंट बनाए हैं, जिससे आपको इजी वे में सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसमें पॉइंट फर्स्ट होगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, सेकंड पॉइंट होगा करंट अपडेट ऑफ हाइपरलूप इन इंडिया, थर्ड होगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस और फ्यूचर क्या है, क्या ये ट्रेन और प्लेन की तरह पॉपुलर बन सकता है। नंबर 4 पे होगा इंडियन हाइपरलूप कब तक बन सकता है, कब तक बनकर ये रेडी हो जाएगा। और नंबर 5 पे होगा एक्सपेक्टेड रूट ऑफ हाइपरलूप इन इंडिया एंड नंबर 6 पे होगा इज इंडिया वेस्टिंग मनी ऑन फील्ड प्रोजेक्ट। और ये 6 पॉइंट को देखने के बाद आपको आई गारंटी कोई भी दूसरी वीडियो हाइपरलूप पर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन पोर्ट्स को चलाया जाता है और ये ट्रेडिशनल रेल और एयरप्लेन से इतना एडवांस वर्जन है जो 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड तक जा सकता है। अब क्या होती है वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले वो समझते हैं। दरअसल हाइपरलूप एक सील ट्यूब सिस्टम में चलता है जिसमें लो प्रेशर वैक्यूम होता है। इस वैक्यूम में एयर रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, जिससे पोर्ट अल्ट्रा फास्ट स्पीड पर ट्रेवल कर सकते हैं। ये एरोडायनामिक ड्रैग को एलिमिनेट करता है जो हाई स्पीड ट्रेन में एक बड़ी समस्या होती है। अब समझते हैं मैगलेव पोर्ट सिस्टम क्या होता है। दरअसल हाइपरलूप के पोर्ट्स में ट्रेडिशनल व्हील्स नहीं होते, बल्कि ये मैगलेव मैग्नेटिक लेविटेशन पर बेस्ड होता है। पूरे ट्रैक में मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके जो मेन पोर्ट या कार होता है उसको हवा में फ्लोट कराया जाता है एंड इस फ्लोटिंग की वजह से वैक्यूम ट्यूब और पोर्ट के बीच का फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये पोर्ट का जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ पुश कैसे करता है। तो ये होता है मोमेंटम लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर से, जो इलेक्ट्रिक पावर को मैग्नेटिक फोर्स में कन्वर्ट करता है, जो पोर्ट को आगे की तरफ पुश करता है। एंड इस पूरे प्रोसेस में जेट इंजन या फॉसिल फ्यूल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये क्लीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट भी है। बात करें इसके कंट्रोल की, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो हाइपरलूप में रियल टाइम एआई एंड आईओटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है बहुत एडवांस तरीके से। ये सिस्टम हाइपरलूप के हर एस्पेक्ट को लगातार मॉनिटर करते हैं और इंस्टेंट डाटा एनालाइज के जरिए तेज और सटीक डिसीजन लेते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज है सुपर फास्ट ट्रेवल, क्योंकि इसमें 1000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है जो फ्लाइट से भी फास्टर हो सकता है। सेकंड, एनर्जी एफिशिएंट, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। थर्ड है लो मेंटेनेंस, इस ट्रांसपोर्टेशन में नो व्हील्स, नो ट्रेडिशनल ट्रैक्स, फ्रिक्शन फ्री सिस्टम होगा जो लो मेंटेनेंस होगा बाहर वाली ट्यूब के लिए। फोर्थ है लेस नॉइज पोल्यूशन, ये पूरा जो सिस्टम है वो एक सील ट्यूब के अंदर होगा जिसकी वजह से एयरप्लेन और ट्रेन की तरह ज्यादा नॉइज बाहर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर और जानते हैं आखिर हाइपरलूप का करंट अपडेट क्या है इंडिया में और वर्ल्ड में, और क्या इंडिया हाइपरलूप को डेवलप करने की रेस में बाकी कंट्रीज से सच में आगे निकल गया है। देखिए लेटेस्ट अपडेट्स तो यही दिखाते हैं कि इंडिया सिर्फ अब दूसरे देशों को फॉलो नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया अब दुनिया को लीड कर रहा है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया का पहला फुल स्केल हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक अब कंप्लीट भी हो चुका है। आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा एक टेस्ट ट्यूब बनाया है जो एशिया का सबसे बड़ा हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी है। क्योंकि ये पूरे एशिया की लॉन्गेस्ट हाइपरलूप ट्यूब है तो यहाँ पर हाई स्पीड ट्रायल्स भी हो रहे हैं और खुद यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने लाइव डेमो भी देखा है। एंड एक्चुअल में जो टेस्टिंग हुई थी वो काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही है और साथ इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास को $1 मिलियन की ग्रांट भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। आईआईटी मद्रास के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF को भी हाइपरलूप का एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की तरफ से दी गई है, जिसमें उनको मैग्नेटिक लेविटेशन, प्रोपल्सन कंट्रोल, वैक्यूम ट्यूब प्रेशर रेगुलेशन एंड रियल टाइम सेंसर बेस्ड ट्रैकिंग जैसे इक्विपमेंट बनाने के ऑर्डर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात ये पूरा सिस्टम जो इंडिया में बन रहा है वो पूरा 100% मेड इन इंडिया होगा, जिससे डोमेस्टिक डेवलपमेंट के कारण कॉस्ट कम होगी और इसे बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा। एंड इस पूरे सिनेरियो में मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, भले ही इस प्रोजेक्ट पर इंडिया आज तेजी से काम कर रहा है, लेकिन हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2013 में एलोन मस्क ने प्रपोज किया था। उन्होंने एक व्हाइट पेपर उस टाइम पर पब्लिश किया था जिसमें हाइपरलूप को एक हाई स्पीड, लो कॉस्ट, एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम उन्होंने बताया था। 2014 से 2016 के बीच में एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाइपरलूप पोर्ट कंपटीशन शुरू करवाई, जिसमें दुनिया भर के इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटीज ने अपने हाइपरलूप प्रोटोटाइप डेवलप किए थे। उसके बाद 2016 से 2020 के बीच में वर्जिन हाइपरलूप, जो पहले हाइपरलूप 1 था, उसने लास वेगास USA में पहला अपना फुल स्केल टेस्ट ट्रैक बनाया और सक्सेसफुली
टेस्ट भी किया और 2020 में ही वर्जिन हाइपरलूप ने पहली बार ह्यूमन पैसेंजर्स हाइपरलूप टेस्ट भी कंप्लीट किया था, जो इस टेक्नोलॉजी की सफलता में एक बड़ी जीत थी। यूएसए के साथ ही अभी तक यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी कई हाइपरलूप प्रोजेक्ट प्लान किए जा चुके हैं, लेकिन कमर्शियल ऑपरेशन की अभी भी फ्यूचर में ही उम्मीद है। इसके अलावा चाइना भी इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम कर रहा है। बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में भी 2017 में नीति आयोग ने हाइपरलूप को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टडी शुरू की थी एंड 2018 में ही वर्जिन हाइपरलूप ने मुंबई पुणे हाइपरलूप रूट प्रपोज किया था, जिसमें सिर्फ 25 मिनट में ट्रेवल पॉसिबल होने की बात की गई, जो नॉर्मल कार या ट्रेन से 4 से 5 घंटे कम था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसको काफी सपोर्ट किया था उस टाइम पे। इसके बाद फिर 2019 में वर्जिन हाइपरलूप ने ही मुंबई पुणे प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट किया और बताया कि यह दुनिया का पहला कमर्शियल हाइपरलूप कॉरिडोर बन सकता है। एंड देन 2021 में इंडियन रेलवेज ने भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की स्टडी के लिए आईआईटी मद्रास के साथ कोलैब किया और 2022 में आईआईटी मद्रास ने आविष्कार हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जो इंडिया का पहला हाइपरलूप प्रोटोटाइप है और 2025 में रिजल्ट्स आपके सामने है। तो आपको इस पॉइंट से ये तो समझ आ गया होगा कि इंडिया और बाकी पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट में अभी कहां पर है। एंड अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलते हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के चैलेंज और फ्यूचर को जानते हैं। क्या ये ट्रेन और प्लेन की तरह पॉपुलर बन सकता है? देखिए दोस्तों, हाइपरलूप एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जितने इस हाइपरलूप के फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा इसमें चैलेंजेस भी है, जैसे कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाइपरलूप के लिए स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम चाहिए होते हैं, जो बनाना और मेंटेन करना काफी ज्यादा महंगा है। एक हाइपरलूप कॉरिडोर बनाने का कॉस्ट ट्रेन और हाईवे से कई गुना ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी एंड पैसेंजर कंफर्ट। देखिए, मैंने आपको पहले ही हाइपरलूप की स्पीड के बारे में बताया है कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है। ऐसे में हाइपरलूप एक्सीडेंट होने के रिस्क भी बहुत ज्यादा है एंड इस स्पीड पर किसी भी टेक्निकल फेलियर की वजह से अगर एक्सीडेंट होता है तो किसी के बचने के चांस ना के बराबर होंगे। किसी भी टेक्निकल फेलियर या अर्थक्वेक के टाइम पर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है और इतनी हाई स्पीड में ट्रेवल करना भी लोगों की हेल्थ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। इन सब के अलावा एक और बड़ा चैलेंज हमें इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है, वो है लैंड इक्वेशन एंड ब्यूरोक्रेसी। इंडिया और दुनिया भर में लैंड इक्वेशन करना एक काफी बड़ा इशू है। इंडिया में तो ऑलरेडी कितने सारे हाईवे एंड रेलवे के प्रोजेक्ट इस लैंड इक्वेशन के चक्कर में अटके हुए हैं। हाई स्पीड ट्रांसफर कॉरिडोर के लिए बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होगी, जो शहर से बाहर तो फिर भी एक बारी को हम सोच सकते हैं कि मिल जाएगी, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर मिलना काफी मुश्किल है। साथ ही गवर्नमेंट अप्रूवल, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पॉलिटिकल फैक्टर भी प्रोजेक्ट को स्लो कर सकते हैं। फोर्थ एंड सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है पब्लिक एडॉप्शन। देखिए, ये आपको समझना होगा कि आज आप और मैं ट्रेन और प्लेन्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये हाइपरलूप एक कम्प्लीटली नया और अनटेस्टेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। एक छोटा सा फेलियर भी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर सकता है। लोग इस ट्रांसपोर्टेशन पर भरोसा करें, इसके लिए सक्सेसफुली लार्ज स्केल के ट्रायल्स करने होंगे, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। एंड ऐसे में आपके और मेरे, हम दोनों के मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हाइपरलूप का फ्यूचर फिर है क्या? क्या ये प्लेन्स और ट्रेन्स की तरह कभी पॉपुलर हो भी पाएगा या नहीं? देखिए, वैसे तो ये शॉर्ट डिस्टेंस की सिटीज को कनेक्ट करने का सबसे फास्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब टेक्निकल इशू सब सोल्व हो जाए। अगेन, अगर टेक्निकल चैलेंजेस सोल्व हो जाएंगे तो हाइपरलूप शॉर्ट डिस्टेंस कॉरिडोर जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, चेन्नई रूट्स पर एयर ट्रेवल का बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकता है। एंड अगर ऐसा होता है तो हाइपरलूप बुलेट ट्रेन और शॉर्ट फ्लाइट्स का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बन सकता है। एयरलाइंस एंड रेल कंपनी ऑलरेडी हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अगर हाइपरलूप सस्ता और सेफ हो जाए तो ये नेक्स्ट जेन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन सकता है, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है इसकी सेफ्टी और सक्सेस पर। इसमें भी एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, अगर हाइपरलूप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर चले तो ये कार्बन फुटप्रिंट काफी कम कर सकता है। एंड फ्यूचर में हाइपरलूप को सोलर एंड विंड एनर्जी से पावर किया जा सकता है और इसे प्लेन और कार से ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें, अगर कॉस्ट और सेफ्टी इशू सोल्व हो जाए तो हाइपरलूप अर्बन एंड इंटरसिटी कनेक्टिविटी का बड़ा सोल्यूशन बन सकता है। फ्यूचर में ऑटोमेटेड हाइपरलूप स्टेशन, AI बेस्ड टिकट, स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं। वहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल ट्रेवल्स की बात करें तो प्लेन ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा आगे भी। और इंडिया में तो ट्रेन अब भी हाइपरलूप से ज्यादा सस्ती और एक्सेसिबल रहेगी, क्योंकि रेलवे के नेटवर्क को बीट करना इंडिया में अभी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के बस की बात नहीं है दूर दूर तक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 6 पॉइंट, इंडियन हाइपरलूप कब तक बन सकता है। ये प्रोजेक्ट कब तक बन सकता है वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली गवर्नमेंट सपोर्ट, फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर। अगर सभी चीजें ठीक से चली तो 2035 से 2040
तक हमें जो फर्स्ट कॉरिडोर जो खुद गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है 40 से 50 किलोमीटर का, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के चांस है। क्योंकि जिस तरह से अभी न्यूज आ रही है और गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना इन्वॉल्व हो रही है, ये सब चीजें इसी तरफ इशारा करती है कि गवर्नमेंट, IIT मद्रास और इंडियन रेलवे सभी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अभी जो है ICF चेन्नई हाइपरलूप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम डेवलप करेगा और मुंबई पुणे कॉरिडोर पर फिजिबिलिटी स्टडीज और रेगुलेशन अप्रूवल पर काम चलेगा। उसके बाद फुल स्केल हाइपरलूप प्रोटोटाइप ट्रैक इंडिया में रेडी हो सकता है। देन उसके बाद हाई स्पीड ट्रायल शुरू होंगे जिसमें 500 से 1000 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड टेस्ट की जाएगी। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स की फंडिंग की बड़ी जरूरत भी पड़ने वाली है। वो लोग फंडिंग बढ़ाएंगे तभी हाइपरलूप कमर्शियली वाइबल हो सकता है। जितनी भी चीजें हमने बाकी पॉइंट्स में डिस्कस की है, अगर वो सभी चीजें एकदम स्मूथली होती रही बिना किसी फंड की कमी के, फिर भी इंडिया को 15 से 20 साल लग जाएंगे इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर लाने में। अगर बात करें एक्सपेक्टेड रूट्स की जहाँ पर हाइपरलूप इन फ्यूचर बेनिफिट्स दे सकता है, तो वो है मुंबई पुणे हाइपरलूप जो पहला प्रपोज्ड कॉरिडोर है। एंड इस कॉरिडोर की जो स्टडी है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्जिन हाइपरलूप ने 2018 में भी की थी। इन दोनों सिटी के बीच में लगभग डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का, जिसमें ट्रेवल करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। एंड अगर हाइपरलूप डेवलप हो जाता है तो ये समय 20 से 25 मिनट का रह जाएगा। दूसरा रूट है दिल्ली जयपुर हाइपरलूप। दिल्ली से जयपुर के बीच में लगभग 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसपे ट्रैवल करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय अभी लगता है। हाइपरलूप में ये समय केवल 30 से 35 मिनट का ही लगेगा। ये रूट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली NCR से जयपुर तक काफी लोग डेली ट्रैवल करते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है और ये ग्राउंड पे चीजें दिखाई देती है तो टूरिज्म और बिजनेस दोनों को काफी ज्यादा फायदा होगा। थर्ड कॉरिडोर है बेंगलुरु चेन्नई हाइपरलूप। इन दोनों सिटी के बीच में लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड करंट ट्रैवल टाइम की बात करें तो 6 से 7 घंटे ट्रेन से और 1 घंटा फ्लाइट से लग सकता है। एंड हाइपरलूप इस टाइम को 40 से 45 मिनट तक कर सकता है। इसके बाद दिल्ली लखनऊ रूट पर भी हाइपरलूप ऑपरेशनल कर सकते हैं। हैदराबाद बेंगलुरु जैसे काफी इंपोर्टेंट रूट है जिसको हाइपरलूप का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में हाइपरलूप सक्सेस रहा तो बहुत हाई चांस है कि पहला रूट मुंबई पुणे का ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे लास्ट पॉइंट जो है इज इंडिया वेस्टिंग मनी ऑन ए फेल्ड प्रोजेक्ट। वेस्टिंग ऑफ मनी समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर हाइपरलूप में खर्चा कितना आता है। देखिए हाइपरलूप एक बहुत ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है जिसको बनाने में 75 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर पर किलोमीटर का खर्च आ सकता है। वैक्यूम ट्यूब्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वाकई काफी महंगा होता है। साथ ही मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम भी काफी एक्सपेंसिव है। हो सकता है पहले फेज में हाइपरलूप का टिकट बुलेट ट्रेन और फ्लाइट से भी ज्यादा महंगा हो, लेकिन अगर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो हाइपरलूप इलेक्ट्रिसिटी पर चलेगा जो ट्रेन और फ्लाइट से सस्ता हो सकता है। ओवरऑल स्टार्टिंग में हाइपरलूप को बनाना कहीं से भी हमें कॉस्ट एफिशिएंट नहीं लगता। एंड इसको बनाने और इम्प्लीमेंट करने से कहीं ज्यादा पैसा तो इस प्रोजेक्ट के R&D में लगने वाला है। अभी अगर बात करें तो 2.5 बिलियन US डॉलर की मार्केट है हाइपरलूप के ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर और ये 2031 तक 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में R&D पर पैसा लगाना कोई वेस्ट ऑफ मनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हाइपरलूप ग्राउंड रियलिटी बन सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक टाइम पर किसी ने ट्रेन और प्लेन को भी इसी तरह बनाया होगा जो आज इतने सक्सेसफुल है। लेकिन कुछ देश आज हाइपरलूप को फेल कंसीडर करते हैं जिसके पीछे कुछ वैलिड रीजन है, जैसे हाई कॉस्ट। अमेरिका और यूरोप में हाइपरलूप बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी जो इसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायबल नहीं बना पाया। दुनिया में अब तक किसी भी कंट्री ने हाइपरलूप को सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है। वर्जिन हाइपरलूप ने भी अपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट प्लान को कैंसिल कर दिया है और वो भी अब सिर्फ कार्गो हाइपरलूप पर फोकस कर रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब में छोटी सी लीकेज भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। एंड इंडिया जैसे क्लाइमेट में तो इसका मेंटेनेंस करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से लोग इसको फेल कंसीडर करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंडिया लगातार इसकी रिसर्च में पैसा लगा रहा है एंड 50 किलोमीटर के हाइपरलूप को प्लान कर रहा है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक तरह से हम एक नई टेक्नोलॉजी को ट्राई कर रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसको बनाने में सक्सेस हो गए तो इंडिया के लिए ग्लोबली सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। यहाँ कुछ लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंडिया को अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना सही है या गलत है, या फिर ये सिर्फ हाइपरलूप एक वेस्ट ऑफ मनी प्रोजेक्ट है।